हिंदुस्तान में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या इलीगल है? देखिए, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सबसे पहले थोड़े बेसिक टर्म समझ लेते हैं। प्रोस्टिट्यूशन क्या है? वर्ल्ड का सबसे पुराना प्रोफेशन, ठीक है। इसे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे फ्लैश ट्रेड भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पुराना प्रोफेशन है ये वर्ल्ड का। जब लोग शुरुआत में, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि राजा महाराजाओं के टाइम पर या फिर जो बीसी वाला टाइम था उस टाइम पर, ठीक है, ये प्रैक्टिसेस करी जाती थी। उसके बाद जब ब्रिटिश एरा आया इंडिया में, तो जापान से और ब्रिटिश इंडिया से भी प्रोस्टिट्यूट्स को ट्रैफिक किया जाता था यहाँ पर। साथ ही हिंदुस्तान के जो रूरल विलेजेस और रूरल एरियाज हैं, वहां से लड़कियों को ले जाया जाता था टू सर्व द मिलिट्री एज प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है। अब हम लोग जी रहे हैं 2021 में, 21वीं सदी में, और अभी तक हमें यह कंफर्म नहीं है कि हिंदुस्तान में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इलीगल है या क्या चीज है। क्योंकि है क्या बात, जो सेक्शन 372 है आईपीसी का, आप पढ़ेंगे धारा 372, वो कहती है कि पिंपिंग और सॉलिसिटिंग और ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन इन अ ब्रोथल इंडिया में इलीगल है। मतलब क्या है? सॉलिसिटिंग का मतलब होता है, आप एक दो मूवीज या शॉर्ट मूवीज जो आती हैं यूट्यूब पे, जो छोटे मोटे प्रोडक्शन शूट कर लेते हैं, उसमें आप ऐसे देखेंगे शॉर्ट मूवीज में कि ट्रैफिक में अगर कोई खड़ा है या किसी पब्लिक प्लेस पर अगर कोई खड़ा है और उसके पास कोई लड़की जाकर सेक्स सर्विस ऑफर करती है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इसे कहते हैं सॉलिसिटिंग। अगर सिंपल वर्ड में समझे, सॉलिसिटिंग का मतलब होता है खुद किसी के पास जाकर अपनी सेक्सुअल सर्विसेज को ऑफर करना सिवाय मनी के, एक्सचेंज में पैसे के। पिंपिंग शब्द का मतलब क्या होता है? पिंप एक मेल होता है जो कि एक महिला के बेस पर रह रहा होता है, महिला के दिए हुए पैसे पर रह रहा होता है, और वो जो पैसा महिला ऑब्टेन करती है वो इस सेक्स ट्रेड से ऑपरेट करती है। दूसरे अगर आसान शब्दों में समझें तो अगर दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, और जो महिला है वो सेक्स ट्रेड में, प्रोस्टिट्यूशन में है, और उस पैसे से ही उस आदमी का गुजारा चल रहा है, वो लड़का जी रहा है, और वो लड़का खुद कोई काम नहीं कर रहा, खुद कोई पैसा नहीं कमा रहा, तो उस लड़के को पिंप कहेंगे, ये भी इलीगल है। और तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड ब्रोथल। ऑर्गेनाइज्ड ब्रोथल क्या है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के जैसे बड़े शहरों में अक्सर ऐसा होता है, ये सोसाइटीज होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, उसमें कोई रेंट पर फ्लैट ले लेगा और वहां पर वो इस तरह से कॉल गर्ल्स को बुलवा लेगा, लड़कियां रख लेगा, स्टाफ रख लेगा, और फिर वहीं पर चालू हो जाता है ये सेक्स ट्रेड। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ब्रोथल। ये सेक्शन 372 आईपीसी का बताता है इलीगल है, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं बताता कि जो ऐसे मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है रेड लाइट एरिया, हमारे मेरठ में है, दिल्ली की सबसे फेमस जीबी रोड, जहां हिंदुस्तान के कोने कोने से प्रोस्टिट्यूट्स आती हैं, सबसे बड़ा वो आता है, मुंबई का एरिया है, सबसे बड़ा आता है, कोलकाता का रेड मार्केट सबसे बड़ा एरिया है। फिर ये कैसे चल रहे हैं? हाउ आर दे मैनेजिंग टू डू द वर्क? क्योंकि ये लीगल है। अब ये लीगल कैसे हैं? ये एक तरीके से आप सिचुएशन को समझ सकते हैं हिंदुस्तान में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि किसी भी टर्म में, किसी भी एक्ट में ये खुलकर नहीं बताया गया कि जो इस तरह के पुराने टाइम से चले रेड मार्केट्स हैं ये लीगल हैं, लेकिन बस इतना बता दिया कि सॉलिसिटिंग, पिंपिंग और ऑर्गेनाइज्ड ब्रोथल इलीगल है। साथ ही साथ आता है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग एक्ट आता है, जो ये बताता है इन तीनों एक्टिविटीज को वो भी इलीगल बोलेगा। और साथ ही साथ 18 या 18 साल से कम उम्र की लड़की को अगर प्रोस्टिट्यूशन के ट्रेड में लाया जाता है वो इसे इलीगल बताएगा। तो ये है हालत हिंदुस्तान में कि खुलकर ये भी नहीं बताया कि लीगल कौन सा है, बस इतना बता दिया कि जो ये 3-4 तरह के हैं चीजें, इन्हें इलीगल हमें बता दिया गया है। तो अब जरूरी है कि अमेंडमेंट लाया जाए लॉ में। ये मैं पहले भी 2-3 वीडियोस में बोल चुका हूं। हमारे पैनल लॉज के साथ दिक्कत क्या है? जो हमारे पैनल लॉज हैं वो ब्रिटिश एरा के टाइम के आधे से ज्यादा, या फिर बिल्कुल उन सालों के जब नया नया इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को। अब हम आ गए 21वीं सदी में, 2021 में। ऐसे कई लॉज हैं जिनमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। उनमें से ये एक लॉ है कि सरकार अमेंडमेंट लाए और क्लियरली बताए कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है। क्योंकि देखिए, अगर इसे लीगल करा जाए, क्या आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में, जी हाँ रिपोर्ट पढ़िएगा, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि प्रोस्टिट्यूशन को आप लीगल कर लीजिए। खास कमेटी बनाई गई थी जिनसे ये बात रखी थी, आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये लीगल कर देना चाहिए हिंदुस्तान में प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन हुआ कि अल्टीमेटली 2012 में सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि इसे खुलेआम इस तरह से लीगल नहीं कर सकते। अब जरूरी हो गया है लीगल करिए, क्योंकि हमने देखा कई महिलाएं ऐसी हैं, वैसे तो ये ट्रेड ऐसा यहाँ अपनी मर्जी से कोई नहीं आना चाहेगा, कोई भी सेक्स ट्रेड में अपनी मर्जी से नहीं आना चाहेगा, ठीक है। हिंदुस्तान में एक सर्वे हुआ था 2016 में, लगभग 11.5 लाख प्रोस्टिट्यूट्स एक्टिवली सेक्स वर्क में इंगेज्ड हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो 11.5 लाख में से अगर आप एक रेशो निकालेंगे तो कई परसेंट ऐसी होंगी महिलाएं जिनकी या तो जो मदर थी वो भी प्रोस्टिट्यूट थी, इसलिए अब जो बच्चा हुआ वो इलेजिटिमेट आप उसे कह सकते हैं, वो भी इसी ट्रेड में आ गया, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। या फिर कई ऐसी महिलाएं जिनके पास अल्टीमेटली सोर्स ही ये बचता है, अल्टीमेटली यही सोर्स बचता है पैसे कमाने का, और उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप इसे लीगल कर देंगे, प्रोस्टिट्यूशन को अगर हिंदुस्तान में लीगल कर दिया जाएगा, तो इस तरह की कई महिलाओं का
गुजारा चल जाएगा। फिर देखते हैं दूसरी बात, जो महिला ऑलरेडी सेक्स ट्रेड या प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुकी, आज उसके लिए कितनी दिक्कत है, कहीं और वो भाग नहीं सकती, कहीं और वो जा नहीं सकती, और अगर वो आ जाती है ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन की कैटेगरी में, क्योंकि उसे तो कानून पता नहीं क्या लीगल है और क्या इलीगल है, तो उसके लिए लीगल ट्रबल है, वैसे दिक्कत है। इस तरह की जो महिलाएं हैं, इस तरह के जो लोग हैं इस धंधे में, वो बीच में फंस गए हैं। तो लीगल करने की क्या जरूरत है, क्लियरिटी मिल जाएगी। आप क्लियरिटी दीजिए कि क्या क्या इलीगल है, क्या क्या लीगल है, उस हिसाब से सेक्स ट्रेड को भी हम सही से चला सकते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। उन एक्टिविटीज में इंडल्ज होकर जो जो लीगल है और जो इलीगल धंधे हैं वो भी फिर बंद हो जाएंगे। इस तरह से ये स्पा सेंटर्स और मसाज सेंटर्स चलते हैं, जहां पे सबको पता होता है, जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड ट्रुथ, सबको पता होता है कि अंदर स्पा और मसाज के नाम पर क्या चलता है। लेकिन कहने को ये एयरपोर्ट पे भी होते हैं। आप दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले जाइए, लाइन लगा के स्पा सेंटर है, सबको पता है वहां क्या चलता है। अब आपने इसे ना तो आपने इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में, ना आपने इसे इंडियन पेनल कोड में बताया ये लीगल है, लीगल है, चल रहा है वो खुलेआम स्पा के नाम पे, जानते सब है वहां जाके एक्स्ट्रा पेमेंट देकर अंदर कौन सी सर्विसेज ली जाती हैं। इसलिए जरूरत है कि प्रोस्टिट्यूशन को या तो लीगल कीजिए या कंप्लीट इलीगल कीजिए, लेकिन क्लियरिटी दीजिए आप अपने लॉज में। सही है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से समझ लेते हैं। क्या है जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट है, वो बताता है किसी भी पब्लिक प्लेस से, पब्लिक प्लेस भी ऐसी इंपॉर्टेंस की जो डिग्निफाइड पब्लिक प्लेस हो, जैसे कि कोर्ट, हॉस्पिटल, टेम्पल, नेशनल पार्क या फिर कोई भी ऐसा नेशनल मॉन्यूमेंट, उसके 200 मीटर के रेडियस में कोई भी प्रोस्टिट्यूशन की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वरना वो इलीगल है। यानी अगर आप किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ होटल में जा रहे हैं और उसके 200 मीटर के रेडियस में कोई भी ऐसा पब्लिक मॉन्यूमेंट या पब्लिक प्लेस है, डिग्निफाइड पब्लिक प्लेस, तो आप कंप्लीटली लायबल हैं और आपको 2 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप प्रोस्टिट्यूशन में जा रहे हैं या फिर सेक्स ट्रेड में जा रहे हैं और वहां आपको पता लगता है कि जो भी लड़की है उसकी उम्र 18 या 18 से कम है, यानी कि वो माइनर है, और उसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको इलीगल माना जाएगा। इसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही किसी भी 18 या 18 साल से कम की लड़की को इस ट्रेड में लाने पर 10 साल या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। 2011 की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो कि आर्टिकल 21 संविधान का राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, आप उसमें प्रोस्टिट्यूट्स को इंक्लूड कीजिए। क्यों? एक बात बताइए, सिंपल सी बात करते हैं। वर्कर कौन होता है? जो दिहाड़ी पर जाता है मजदूर, वो कौन होता है? वो सर्विसेज देता है। किससे देता है? अपने बॉडी पार्ट से, हाथ से, पैरों से। इसी तरीके से जो सेक्स वर्कर हैं वो अपने प्राइवेट पार्ट से सर्विसेज देते हैं, हुए तो वो भी लेबर ना। लेकिन हमारा जो लेबर लॉ है, जो लेबर लॉज हैं, लेबर के लिए एक्ट्स बनाया सरकार ने, उसमें वर्कर्स जरूर प्रोटेक्टेड हैं, एम्प्लॉयज जरूर प्रोटेक्टेड हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वर्कर्स, अनस्किल्ड लेबर तक प्रोटेक्टेड हैं, दिहाड़ी पे जाने वाले मजदूर भी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन सेक्स वर्कर्स उसमें प्रोटेक्टेड नहीं है। इससे क्या होता है, कई ऐसी घटनाएं आती हैं कि किसी ने अपने घर पर, होटल में या कहीं भी XYZ जगह पर किसी कॉल गर्ल को ऐसा बुला लिया, उनके लिए तो उसके लिए एक ही शब्द हुआ कि प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो उस धंधे में किस वजह से आई, क्या उसके पीछे की पारिवारिक स्थितियां थी, क्या उसका ऐसा बैकग्राउंड था, उसे पैसे की कितनी जरूरत थी, वो आई और उसके बाद सर्विसेज लेकर उसे पैसे नहीं दिए। अब वो कहां की रही? अगर अभी कोई होता दिहाड़ी वाला मजदूर जिससे आपने घर में अपनी दीवार पुतवा ली और उसके पैसे मार लिए, वो तुरंत सरकार पे जाता, कोर्ट में जाता और लेबर लॉस के अंडर वो प्रिवेंट हो जाता, आप पे केस हो जाता। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ना वो इधर की ना वो उधर की। क्यों? क्योंकि आपने वही एक तरीके से पट्टी बांध के आपने एक्चुअल स्टेटस तो उसका क्लियरली डिफाइन करा नहीं अपने पैनल लॉज में। ठीक है, कोर्ट वो इसलिए नहीं जा सकती कि भाई कोर्ट ही उसे डर है कि कोर्ट ही उसे कह देगा आप खुद इलीगल काम में एंगेज थे, और आपकी साइड से तो वो कुछ एक्शन ले ही नहीं सकती क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। इस तरीके से किसी भी कानून को इस तरीके से अगर आप क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, अगर आप क्लियरली नहीं बताएंगे उसका लीगल स्टेटस क्या है, तो ऐसी दिक्कतें तो आएंगी। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मेरी अपील है कि प्रोस्टिट्यूशन को राइट टू लिव विद डिग्निटी में इंक्लूड किया जाए। सेक्स ट्रेड भी ट्रेड है। और हाँ, एक पॉइंट जो मैंने वीडियो में मिस कर दिया, सबसे जरूरी पॉइंट, अगर आप साइंटिफिकली थोड़ा दिमाग का प्रयोग करके सोचें, आपको नहीं लगता कि प्रोस्टिट्यूशन और ये जो ब्रोथल्स हैं इनकी वजह से रेप केसेस कितने कम होते हैं, कितना कंट्रोल लगता है? एक बात सोचिए, हिंदुस्तान का सेक्स रेशो क्या है? 1000 लड़कों पर लगभग 690 लड़कियां। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर लड़के को या हर मर्द को अपने फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए कोई मिल जाए। ऐसे में क्या होता है, जो अर्बन एरियाज के पैसे वाले लोग हैं वो तो इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो रूरल एरियाज के वर्किंग क्लास लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, इनके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं अदर देन रेपिंग समवन। इसलिए ये जो ब्रॉथल्स हैं ऑर्गेनाइज्ड हैं, जहां पर चीप रेट्स पर ये सब कैरी किया जाता है, वो लोग वहां चले जाते हैं। तो इससे नो डाउट ये साइंटिफिक आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो रेप्स पर भी कंट्रोल होता है, और ये तब इतना कंट्रोल हो रहा है जब आपने क्लियर डेफिनेशन नहीं दी। तो सोचिए, अगर आप प्रोस्टिट्यूशन के बारे में क्लियर डेफिनेशन दे देंगे और इसे लीगल कर देंगे, प्रोस्टिट्यूट्स को आप ले आएंगे राइट टू लिव विद डिग्निटी में, तो कितना और रेप केस पर भी इसके माध्यम से कंट्रोल लगाया जा सकता है।
तो अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, आवाज उठाइए। सेक्स ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, फ्लैश ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, प्रोस्टिट्यूट्स आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल लाइक अस। और इस पर भी जैसे हर छोटी छोटी चीजों को, कुछ भी फालतू की चीजों को आप सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, इस चीज को भी वायरल कीजिए। थैंक यू।